जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे कर्नाटक और केंद्र सरकार के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही है पैसों को लेकर। क्या है पूरा मामला, इसमें ये लड़ाई उत्तर बनाम दक्षिण भारत की बन चुकी है। सब कुछ जानेंगे डिटेल से। तो चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचारों को भी लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या हो रहा है, क्या है पूरा मामला। टैक्स का पेच है। कर्नाटक को मान लीजिए 100 रुपये पर मिलता है 13 रुपये, तो उत्तर प्रदेश को 333 क्यों? ऐसी बातें की जा रही हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें भेदभाव का मामला निकल के आ रहा है। हाल ही में कर्नाटक के एक सांसद DK सुरेश ने केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को फंड डिस्ट्रीब्यूशन में भेदभाव के आरोप लगाए हैं। उसके बाद ये लड़ाई उत्तर बनाम दक्षिण भारत की बन गई। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों राज्य सरकारें इस तरह के आरोप केंद्र सरकार पर लगाती हैं, आइए समझते हैं। कुछ आरोप तो पॉलिटिकली होते हैं, लेकिन कुछ आरोप ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं सही होते हैं और उनको हमें समझने की चीज़ें होंगी। साथ ही साथ हम संवैधानिक व्यवस्था की बात करेंगे, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों में जो पैसे का बंटवारा होता है वो किस प्रकार से किया जाता है। कर्नाटक के सांसद DK सुरेश ने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के बीच करों के बंटवारे, यानी कि जो टैक्स जाता है पूरे देश से इकट्ठा होता है, और टैक्स का कुछ हिस्सा राज्यों को सबको देना पड़ता है। जिस प्रकार से राज्यों की भूभाग स्थिति होती है, जिस प्रकार से वहाँ की पॉपुलेशन होती है, मतलब यानी कि बजट एक तरह से दिया जाता है। करों के बंटवारों को लेकर विवादित बयान दिया है। उनके बयान का लब्बो-लुआब ये था कि अगर केंद्र सरकार कर्नाटक को फंड देने में इसी तरह का भेदभाव करती रही तो उनके पास दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की मांग के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। यानी कि बात तो बहुत बड़ी बोल दी, यानी कि देश बनाने की बात की जा रही है, तो इससे मामला बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया था। क्यों राज्य केंद्र सरकार से फंड मांगते हैं, क्या फंड की मांग का झगड़ा है, आपको हम डिटेल में समझा रहे हैं। पहले आपको बता दें कि कर्नाटक के सांसद के बयान से शुरू हुआ था ये विवाद, अब दिल्ली के जंतर मंतर तक आ पहुंचा है। कर्नाटक की राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और इसी तरह का विरोध प्रदर्शन केरल सरकार अपने यहाँ भी करने जा रही है। इस विवाद का मुख्य कारण सरकार का ये कहना है कि केंद्र से मिलने वाले फंड में उसकी हिस्सेदारी पहले से कम कर दी गई है। इससे राज्य को नुकसान हो रहा है, जबकि कर्नाटक देश का दूसरा सबसे ज़्यादा कर संग्रह यानी कि टैक्स पेयर वाला राज्य है। इसलिए उसे कम से वाजिब हक मिलना चाहिए, यानी कि जितना उसका अधिकार उसे मिलना चाहिए। कर्नाटक के ग्रामीण विकास, पंचायती राज और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खड़गे का कहना है कि वे 14वें वित्त आयोग ने जब करों का बंटवारा किया था तब कर्नाटक की हिस्सेदारी 4.71% थी, लेकिन 15वें वित्त आयोग में इसे घटाकर 3.64% कर दिया गया, यानी कि 4.71 से 3.64% कर दिया गया। इससे कर्नाटक को लगभग 1.87 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, यानी कि डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ा है, ऐसी वहाँ की सरकार का कहना है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने कर्नाटक सरकार की कई योजनाओं के लिए फंड नहीं दिया है। कर्नाटक को देश के लिए 100 रुपये टैक्स जमा करने पर सिर्फ 13 रुपये वापसी में मिलता है, जबकि उत्तर प्रदेश को 333 रुपये रिटर्न मिलते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश से अगर टैक्स 100 रुपये जाता है तो उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार 333 रुपये देती है, और कर्नाटक सरकार अगर 100 रुपये टैक्स देती है तो इसको 13 रुपये मिलते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश को 3 गुना मिल जाता है और कर्नाटक को 13% मिलता है। सोचिए, तो इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं और कर्नाटक की सरकार कहती है कि हम चाहते हैं कि वे 16वें वित्त आयोग में इसके लिए कोई फार्मूला बनाएं। हम देते बहुत हैं लेकिन हमको मिलता कम है, सिर्फ 44,485 करोड़ रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश को 2.1 लाख करोड़ और मध्य प्रदेश को 95,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। ऐसे आरोप लगाए गए हैं। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को लेकर कई सारे आर्टिकल्स हैं। उनमें से भारत के संविधान में अनुच्छेद 268, फिर से सुनिएगा, भारत के संविधान में अनुच्छेद 268 से लेकर 293 तक में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को बताया गया है। अब मोटा मोटा आपको हम इसलिए समझा दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो पॉलिटी का मैटर निकलेगा। पहले आप समझिए कि मामला कैसे है। केंद्र सरकार कई ऐसे कर वसूलती है जो राज्य सरकारें नहीं वसूल सकती हैं। इनमें इनकम टैक्स,
उत्पाद शुल्क और आयात निर्यात कर इत्यादि शामिल होते हैं। पहले राज्य सरकारें अपने स्तर पर कई अप्रत्यक्ष कर वसूलती थी, लेकिन जीएसटी आने के बाद अप्रत्यक्ष कर के संग्रह में भी केंद्र की हिस्सेदारी बढ़ी है। हालांकि इसकी समाधान राज्यों को राजस्व में हानि के मुआवजे के तौर पर निकाला गया है। वहीं पेट्रोल, डीजल इत्यादि पर वैट अभी भी राज्य सरकारों के हाथ में होता है। इसलिए आपने देखा होगा ना कि केंद्र सरकार ने अपने यहाँ से 10 रुपये डीजल या पेट्रोल का दाम कम किया था, तो उस पर फिर कांग्रेस शासित राज्यों ने नहीं किया था, बीजेपी शासित राज्यों ने कम कर दिया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पेट्रोल डीजल जो होता है वो स्टेट के हाथ में होता है, राज्य सरकार के हाथ में होती है। ये चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहीं पेट्रोल डीजल इत्यादि पर वैट अभी भी राज्य सरकारों के हाथ में है और इस तरह राज्य सरकार की आय केंद्र के मुकाबले कम होती है और वो अपना हिस्सा मांगने के लिए केंद्र सरकार पर ही निर्भर रहती है। आखिर कैसे करों का बंटवारा किया जाता है? तो देश के संविधान में अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग बनाने का प्रावधान है। इसके दो ही मुख्य काम होते हैं। पहला, जिनमें से एक है केंद्रीय करों में से राज्यों के हिस्से की सिफारिशें करना। देश में जब 10वां वित्त आयोग बना तो केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे का एक नियम बना लिया गया। अभी देश में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें काम कर रही हैं, जो 2026 तक मान्य रहेंगी। 14वें वित्त आयोग ने केंद्र सरकार के कुल कर संग्रह में से 42% राज्यों के बीच बंटवारे की सिफारिश की थी, जिसे 15वें वित्त आयोग में 41% कर दिया गया। 1% हिस्सा जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने के चलते अलग रखा गया था। केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा एक वेटेज सिस्टम के आधार पर होता है। इसमें राज्यों को कई मानकों को खरा उतरना होता है, जैसे कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, इनकम, आबादी, जंगल और इकोलॉजी एवं कर जुटाने के साथ साथ घाटा कम करने के लिए किए गए प्रयासों को शामिल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं और कर्नाटक सरकार लगातार यही आरोप लगा रही है कि हमको पैसे कम दिए जा रहे हैं और हम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार को लगातार इतने पैसे दिए जा रहे हैं कि डेवलपमेंट की जा रही है। आपने सुना होगा कि जब भारत सरकार ने कहा था कि हम अपनी इकानमी को 5 ट्रिलियन या जो भी था उतना कर देंगे, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1 ट्रिलियन तो हम ही करके देंगे, ऐसा उन्होंने बयान किया था। ठीक है, मैं करेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ अगर डाटा गलत हो तो, मतलब उसका एक बड़ा हिस्सा योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमने कर देंगे और उसकी शुरुआत भी आपने देखी होगी। अच्छा, मैं थोड़ी सी यहाँ पे राम मंदिर का जिक्र करूँगा क्योंकि इकॉनमी की बात हो रही है, तो इकॉनमी बूस्ट कैसे करेगी उत्तर प्रदेश की, आपको थोड़ा सा मैं इसका डेवलपमेंट बता के दिखाता हूँ। मान लीजिए, देखिए मथुरा की हम बात करते हैं, मथुरा काशी जो भी है, तो मथुरा की हम बात करते हैं कृष्ण जन्मभूमि की। वहाँ पर एक डाटा निकल के आया था कि वहाँ पे पूरे एक साल में, यानी कि एक साल में दर्शकों की भक्तों की संख्या, जो वहाँ पे भक्त हैं, पर्यटक हैं, पहुँचते हैं दर्शन करने, वहाँ लगभग 5 लाख प्लस बताई गई थी एक साल में। लेकिन आप देखे होंगे कि जैसे ही राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को, और 23 जनवरी को एक साथ लगभग 5 लाख लोग पहुँचे थे। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था बन रही है इकोनॉमी बूस्ट करने की। और उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि लगभग रोजाना 3 से 4 लाख लोग यहाँ पे दर्शन करने आएंगे, यानी कि जहाँ पर मथुरा में पूरे वर्ष में 5 लाख लोग पहुँचते थे, वहीं अयोध्या में प्रतिदिन 3 लाख का आंकड़ा लगाया गया और पहले दिन तो मतलब 23 जनवरी को ही 5 लाख से ज़्यादा लोग दर्शन कर चुके थे। तो आप सोचिए कि किस प्रकार से इकॉनमी डेवलप करेगी, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत है उत्तर प्रदेश की इकॉनमी को डेवलप करने के लिए, क्योंकि इसकी वजह से रोजगार सृजित होंगे, पर्यटन बढ़ेगा और आवागमन बढ़ेगा तो संचार माध्यम बढ़ेंगे, सड़कों का निर्माण होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर कर्नाटक सरकार ये कह रही है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमें पैसे कम दिए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश को ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हो भी सकता है अगर ऐसी बातें कही जा रही हैं तो ये अगर कोई कह रहा है तो कुछ तो मामला होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और कर्नाटक के जो मंत्री हैं उनके द्वारा जैसे बयान दिया गया था कि हम अलग देश की मांग करने लगेंगे, तो ये सब भारत में संभव नहीं है। बहुत लोग अलग देश की मांग करते हैं। खैर, आपको दर्द है, ज़रूर दर्द होना चाहिए, क्योंकि अगर टैक्स बंटवारे में भेदभाव किया जा रहा है तो चाहे किसी भी राज्य में गवर्नमेंट हो, वहाँ पे ये चीज़ें निकल के आएंगी, डेवलपमेंट नहीं हो पाएंगे। अगर पैसे ही नहीं रहेंगे तो डेवलपमेंट होंगे कैसे। तो चलिए, हमने आपको ये बात समझाने की कोशिश की कि टैक्स का जो पेंच था उसमें क्या कर्नाटक और केंद्र सरकार के बीच मामला था। खैर, इसमें उत्तर प्रदेश को अच्छे से लपेट लिया गया है और ये बताने की भी कोशिश की। इस माध्यम से आप देख सकते हैं कि जैसा कि ये कर्नाटक और केंद्र सरकार का मामला है, इस बीच में आपको ये पता चल सकता है, अगर आप ध्यान देना चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश यानी कि कर्नाटक के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश डेवलप हो रहा है, यानी कि उसको पैसे ज़्यादा
ज़्यादा मिल रहे हैं और डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दृष्टि से भी जो विपक्षी दल के लोग हैं उनको दिक्कत होगी ही भाई। उनके राज्य में जब पैसा नहीं आएगा, फंड नहीं आएगा और विकास कार्य नहीं हो पाएंगे तो वो चुनाव में किस हिसाब से उतरेंगे। तो इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो उत्तर प्रदेश चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और यही सारी चीज़ें हैं जो आगे चल के दिक्कत करने वाली हैं विपक्षी दलों के लिए। तो इसीलिए ये सारा विरोध प्रकट किया जा रहा है और ये विरोध करने वाले थे कि सांसद DK सुरेश ने ये सारी चीज़ें वहाँ पर भेदभाव के आरोप यानी कि फंड डिस्ट्रीब्यूशन के आरोप लगाए थे। सब कुछ आपको समझ में आ गया। तो हमने पहले बताया था कि अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बताया करिए, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा जिससे कि इस यूट्यूब की दुनिया में कहीं मैं खो ना जाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे ये वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। जय नमस्कार, भारत माता की जय।